ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशनूद खालिद। आज के लेक्चर में हम डिमांड फोरकास्टिंग को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने पिछली सेशंस में हमने स्टार्ट किया था। जो पिछले सेशन में हमारी डिस्कशन हुई थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि वट डिमांड की नेचर क्या होती है, डिमांड की फोरकास्टिंग क्यों ज़रूरी होती है और कितनी अप्रोच से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो उसके अंदर मैं ये देखा था कि क्वालिटेटिव तरीके से फोरकास्टिंग कैसे होती है, यानी कि जो जजमेंटल बेस होती है फोरकास्टिंग वो कैसे होती है। अब आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़े एनालिटिकल मेथड यानी कि क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट अप्रोचेस देखेंगे कि किस तरीके से हम डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा मौजूद हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा मौजूद नहीं होता तो हम हमेशा जो है हम क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगर डेटा मौजूद है तो उस डेटा को एज अ बेंचमार्क बनाकर या उस डेटा को हम एज अ सैंपल के तौर पे लेकर हम जो है आगे की आने वाले पीरियड की डिमांड को हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही कुछ चीज़ें, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स को हम ज़रा सीखेंगे। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा तो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा इसका, पहली पिछली वीडियो का, तो वो भी आप देख लें। ठीक है, और वीडियो को आपने थोड़ा सा पूरा देखना है ताकि आपको तमाम अप्रोचेज आपको पता समझ में आ सकें। और जो भी चीज़ वीडियो में शो हो रही होगी तो मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप उसके साथ में अगर प्रैक्टिस करते रहें तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इसमें जो होंगी थोड़ी कैलकुलेशंस अब आ जाएंगी अब इस लेक्चर में। ठीक है, तो अब चलिए ठीक है जी, अब लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। तो अब क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग क्या होती है। जब भी हम फोरकास्टिंग करते हैं तो हमारे पास दो तरीक़ों से फोरकास्टिंग होती है, एक क्वालिटेटिव तरीक़ों से होती है और एक क्वांटिटेटिव तरीके से होती है। तो अब क्वालिटेटिव तरीके तो हमने देख लिए, सिर्फ वो कंपोजिट होता है, डेल्फी मेथड होता है, डिफरेंट मेथड्स हमारे पास, यानी कि उस पर जजमेंटल बेस पे हो रही होती है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो फोरकास्टिंग इसमें करते हैं वो हम करते हैं कैलकुलेशन बेस्ड। ठीक है जी, तो अब हम मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा हम आगे और देखते हैं कि जी कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं अगर हम कौन सी टेक्निक यूज़ करें, क्वांटिटेटिव अप्रोचेस यूज़ करें। तो अब हम जो अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे 6 डिफरेंट अप्रोचेस को हम डिस्कस करेंगे। एक हम नेव अप्रोच, मूविंग अप्रोच, वेटल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, लीनियर ट्रेंड, लीनियर रिग्रेशन, ये सारी टेक्निक्स के अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये जो टेक्निक्स हैं ये कौन सी हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और दी फोरकास्टिंग है। अच्छा, अब इसको हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। एक टाइम सीरीज मॉडल है, शुरू की 5 टेक्निक्स को एक बॉक्स में बंद करके उसके ऊपर आगे टाइम सीरीज मॉडल लिखा गया है, और लीनियर रिग्रेशन को एसोसिएटिव मॉडल लिखा गया है। ठीक है, अब दोनों मॉडल्स में क्या डिफरेंस है और टाइम सीरीज को हम टाइम सीरीज मॉडल क्यों कहते हैं, ये थोड़ा सा हम आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम टाइम सीरीज मॉडल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, और हम देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स है हमारे पास टाइम सीरीज के अंदर। अब सबसे पहले बात हो रही है नेव अप्रोच की। नेव अप्रोच ये कहता है जो आपका करंट है वो आपका नेक्स्ट होगा, यानी कि जो करंट हुआ सबसे रीसेंट जो आपका करंट है वही नेक्स्ट होने के इम्कान हैं। यानी कि जो आपने आज परफॉर्म किया कल भी वही परफॉर्म करेंगे, या आपने जो इस महीने परफॉर्म किया नेक्स्ट मंथ भी वही परफॉर्म होगा, इस ईयर जो आपने परफॉर्म किया नेक्स्ट ईयर भी वही परफॉर्म होगा। यानी कि करंट ईयर की जो एक्चुअल डिमांड है वो नेक्स्ट पीरियड की फोरकास्टेड डिमांड बन जाती है नेव अप्रोच में। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है कि एक जो रिटेलर है 500 पेयर्स बेचता है शूज़ के फरवरी के अंदर, तो 500 की डिमांड हम कंसिडर करेंगे मार्च के अंदर। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं हो रही, लेकिन बस एक जजमेंट है ये भी
कि करंट मंथ की एक्चुअल डिमांड नेक्स्ट मंथ की फोरकास्टेड डिमांड बन जाती है, या करंट पीरियड की एक्चुअल डिमांड नेक्स्ट पीरियड की फोरकास्टेड डिमांड बन जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर लेकिन हमारे पास करंट मंथ का डेटा होना चाहिए। अब करंट मंथ का अगर डेटा मौजूद होना चाहिए तो इसका मतलब, इसलिए इसको हम क्वांटिटेटिव टेक्निक में रखते हैं। ठीक है जी, तो अब मूव ऑन करते हैं, हम देखते हैं कि एवरेज। अब एवरेज जो है क्या है कि जी हम ये कहते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज। आप क्या करें जी, आप के पास डेटा मौजूद है एक्चुअल डिमांड का, और आप लास्ट से 3 पीरियड 4 पीरियड 5 पीरियड का आप ले एवरेज ले लें, और जो वैल्यू आएगी वो आने वाले पीरियड की फोरकास्टेड डिमांड होगी। चलिए आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जी, वीक 1 से लेकर वीक 7 तक का डेटा हमारे पास डिमांड का मौजूद है। हमने इसका 3 मंथ मूविंग एवरेज निकालना है और 5 मंथ मूविंग एवरेज भी निकालना है। 3 मंथ मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि जो लास्ट के 3 पीरियड है उसका एवरेज लिया जाएगा। 5 मंथ मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि लास्ट के 5 मंथ का एवरेज ले लिया जाएगा। तो पहले बात करते हैं जी 3 मंथ मूविंग एवरेज। तो या 3 मंथ मूविंग एवरेज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम 7, 6 और 5 पीरियड का हम एवरेज ले लेंगे, यानी कि ये लास्ट के 3 मंथ्स है ना। तो यहाँ पे 3 मंथ मूविंग एवरेज, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन 348, फिर उससे पिछली 366 और फिर उससे पिछली 381, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड कितने थे 3, और ये हमारे पास आंसर आ गया 365। इसको हम अगला पीरियड यानी कि जो 8 पीरियड होगा उसकी फोरकास्टेड डिमांड हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। अगर 5 मंथ मूविंग एवरेज हो तो फिर कैसे निकालेंगे जी, 5 मंथ मूविंग एवरेज हो तो लास्ट की जो 5 वैल्यूज हैं, अच्छा कभी भी शुरू से नहीं लेंगे, जो भी डेटा है उसके अंदर लास्ट से स्टार्ट करेंगे। इसकी वजह ये है कि अगर हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो रीसेंट डेटा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेटा। जितना भी डेटा रीसेंट है ना तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम लास्ट से देंगे, यानी कि हम यहाँ से 5 काउंट करेंगे, 7 से उल्टा काउंट 5 काउंट करेंगे, यानी कि 348, 366, 381, 342, 375, यानी कि इन 5 वैल्यूज का 3 से लेकर 7 तक का हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। शुरू की 2 वैल्यूज छोड़ देंगे क्योंकि हम 5 पीरियड का निकाल लें। तो यानी कि यहाँ पे 362.4 जो है ये हमारी फोरकास्टेड डिमांड फॉर दी 8 पीरियड हो जाएगी। ठीक है, ये एक हमारे पास तरीका है फोरकास्टेड डिमांड को कैलकुलेट करने का। ठीक है, बहुत बेसिक है ये। हम सिंपल क्या निकाल लें, इसमें हम एवरेज निकाल लें। ऑब्जर्वेशंस गिवन है और ऑब्जर्वेशंस का क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें। अप्लाई होता है, बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है ये। ठीक है जी, जहाँ पे भी लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है तो हम यहाँ पे एवरेज पे चल रहे होते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये बहुत सारे अदर फैक्टर्स को इग्नोर कर देता है, और जहाँ पे हमारे पास डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाती हैं तो वहाँ पे ये हमें मिसगाइड भी कर देता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये आपको जो ट्रू वैल्यू है वो ये बताने में फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं लेकिन अप्लाई ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। दूसरा तरीक़ेकार होता है हमारे पास वेटेड मूविंग एवरेज। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक कंपनी की जो सेल्स है वो करंटली बहुत बुरी जा रही है, लेकिन अगर वो हिस्ट्री के अंदर किसी पीरियड के अंदर बहुत अच्छी उसकी सेल्स गई है तो उसकी एवरेज सेल्स ज़्यादा आएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक 3 डिफरेंट बैट्समैन है और तीनों बैट्समैन ने 3-3 मैचेस खेले। अब पहले बैट्समैन ने तीनों मैचेस में 50 स्कोर किए, तो उसकी एवरेज कितनी आएगी, आपके जहन में आ रहा होगा जी, 50 एवरेज आएगी बिल्कुल। दूसरा जो बैट्समैन था उसने पहले मैच में 100 स्कोर किया, दूसरे मैच में 50 स्कोर किया, तीसरे पे वो 0 पे आउट हो गया। इसने भी टोटल 150 स्कोर किया 3 मैचेस में, इसकी भी एवरेज कितनी आएगी, 50। तीसरा बैट्समैन का किसी वास्ता किसी हल्की टीम से पड़ गया पहले मैच में, उसने पहले ही मैच में 150 स्कोर कर दिया, बाकी दोनों टीम में उसका वास्ता भारी टीमों से पड़ गया और बाकी दोनों मैचेस में वो 0-0 पे आउट हो गया। इस बैट्समैन ने भी 3 मैचेस में 150 स्कोर किया, एवरेज कितनी आएगी, 50। अब 50 एवरेज का क्या मतलब है कि यार ये जो बैट्समैन है ये एवरेज हर स्कोर के अंदर 50 स्कोर कर लेता है। अब पहले बैट्समैन का सोचा जाए तो उसने तीनों मैचेस में 50 स्कोर किया था, भाई बात समझ आती है, ठीक है। दूसरा बैट्समैन समहाउ
ठीक है, एक मैच में 50 स्कोर आ रहा है उसका, लेकिन तीसरा बैट्समैन ने किसी भी मैच में 50 परफॉर्म नहीं किया, तो उसके लिए जो है ना वहाँ पे हमें वेट एंड मूविंग एवरेज मिसगाइड कर, सॉरी, जो सिंपल मूविंग एवरेज है वहाँ पे हमें मिसगाइड कर देता है। उसने मिसगाइड क्यों किया? क्योंकि हमने जो बेस बनाया वो लास्ट के 3 पीरियड को बनाया। क्या लास्ट के जो 3 पीरियड थे, क्या ये सारे पीरियड इक्वली इंपॉर्टेंस थे या सबसे लास्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंस था? मैं ये देखता हूँ कि यार करंटली क्या हो रहा है, अभी जो रिसेंट है उसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। एक बैट्समैन अभी परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में उसने परफॉर्म किया या नहीं किया ये उसकी सिलेक्शन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसेंट क्या हो रहा है, अभी क्या उसकी परफॉर्मेंस है। तो इसीलिए हाथ से अगर सेल्स का डेटा भी देखा जाए तो अगर हिस्ट्री में कंपनी अच्छा परफॉर्म करता आ रही है तो उसकी एवरेज सेल्स तो अच्छी निकल आएगी। तो अगर हम उसको फोरकास्टेड सेल ले लें तो वो तो हमें मिसगाइड कर देगा, क्योंकि करंटली जो सेल्स है कंपनी की नहीं आ रही। तो यहाँ पे अगर सिंपल मूविंग एवरेज लगाया जाए तो वो हमें मिसगाइड कर देता है। तो यहाँ पे फिर हम बेटर अप्रोच हमारे पास होती है वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर वेट असाइन करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर भी 3 पीरियड 4 पीरियड मूविंग एवरेज निकालने होंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि जी जो सबसे लास्ट ऑब्जर्वेशन है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उससे पिछले वाले की उससे कम है, उससे पिछले वाले की उससे कम है, उससे पिछले वाले की उससे कम है। अब मिसाल के तौर पर ये जो डेटा है हमने 4 पीरियड मूविंग एवरेज निकालना है, और हमें जितने पीरियड का मूविंग एवरेज निकालना है उतने वेट्स गिवन होंगे या वेट्स हम असाइन कर लेंगे। यानी कि हमें 4 वेट वेट दिए हुए हैं, यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है आप ना जो है वेट एंड मूविंग एवरेज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 4 वेट है 1 से लेकर 4 तक, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे वेटिंग मूविंग कैसे अप्लाई कैसे करेंगे। अब 4 पीरियड है, 4 पीरियड वेटिंग मूविंग एवरेज है, तो इसका मतलब है कि लास्ट से 4 पीरियड लिए जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन सा है हमारे लिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सबसे लास्ट पीरियड होगा, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला, ठीक है जी। अब सबसे कम इंपॉर्टेंस कौन सा रखता है? ये वाला पीरियड रखता है, ठीक है। तो अब मैं इसको सबसे कम वेट दूंगा, इसको फिर उससे ज्यादा दूंगा, इसको फिर उससे ज्यादा दूंगा और इसको सबसे ज्यादा वेट दूंगा, यानी कि जो 7 पीरियड है उसको मैं ज्यादा वेट में दूंगा। यानी कि 4 पीरियड को मैं कम दूंगा, 5 पीरियड को उससे ज्यादा वेट दूंगा, 6 पीरियड को उससे ज्यादा वेट दूंगा और 7 पीरियड को मैं सबसे ज्यादा वेट दूंगा। तो अब यहाँ पे देखें कैलकुलेशन हुई हुई है, फोरकास्ट 8 जो निकला हुआ है, तो यहाँ पर हो ये रहा है कि 341 को मल्टीप्लाई किया सबसे कम वेट यानी कि 1 से, फिर उसके बाद अगली ऑब्जर्वेशन क्या है 381। 381 हमारे लिए थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि थोड़ा सा हायर वेट दे दिया हमने। फिर जो है 366 यानी कि उससे जो अगली ऑब्जर्वेशन थी उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमने इसको थोड़ा सा और हायर वेट दे दिया, और जो 348 था उसको हमने सबसे हाई वेट यानी कि 4 वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सब जो पूरा आंसर आएगा ये हमने इसको सम ऑफ वेट से डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 + 3 + 2 + 1, ये है आंसर बनता है 10। तो सम ऑफ वेट कितना है 10। तो यहाँ पे ये इसका फार्मूला होता है कि x1 w1 x2 w2 x3 w3 x4 w4 डिवाइड बाय w1 + w2 + w3 + w4, यानी कि डिवाइड बाय सम ऑफ वेट, ठीक है। यानी एक ऑब्जर्वेशन को एक वेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, दूसरी ऑब्जर्वेशन को थोड़े हायर वेट से, तीसरी ऑब्जर्वेशन को और हायर वेट से, फोर्थ ऑब्जर्वेशन को और हाई वेट से, और डिवाइड बाय सम ऑफ वेट। अब जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 359.4। अब इसके अंदर ये भी एवरेज है, लेकिन इसके अंदर 7 पीरियड की जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर ये जो फोरकास्ट होगा वो ज्यादा एफिशिएंट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये जो है अब इसके अंदर डिफरेंस क्या था इसमें और उसमें जो सिंपल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स को हम इक्वल इंपॉर्टेंस दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम समहाउ हम लास्ट पीरियड को ज्यादा इंपॉर्टेंस हम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तरीकेकार होता है वेटेड मूविंग एवरेज निकालने का। अच्छा जी, अब अभी हम टाइम सीरीज मॉडल पढ़ रहे हैं। टाइम सीरीज मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको टाइम सीरीज का नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप एक बात देखें यहाँ पे कि जो डेटा है वो टाइम के अंदर है, यानी कि डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर आपके पास एक वेरिएबल का डेटा है, इससे ऐसे डेटा को टाइम सीरीज डेटा कहा जाता है। तो क्योंकि डेटा टाइम सीरीज यूज हो रहा है इसलिए इन मॉडल्स को टाइम सीरीज मॉडल का नाम दिया गया है, ठीक है जी। तो डेटा टाइम सीरीज है, डिफरेंट
टाइम पीरियड के ऊपर आपके ऊपर सिंगल वेरिएबल का डेटा है, यानी कि सिंगल वेरिएबल कौन सा है, जो कि डिमांड है या सेल्स है। तो डिमांड को हम क्योंकि फोरकास्ट कर रहे हैं तो डेटा भी किसका ले रहे हैं, हम डिमांड का ले रहे हैं, और डिफरेंट टाइम पीरियड पे ले रहे हैं, तो ये डेटा टाइम सीरीज कहलाता है। मल्टीपल टाइम पीरियड के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर मेथड का डेटा, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइम सीरीज डेटा कहलाता है। ये बात आपने समझ लेनी है, ठीक है। अब क्योंकि डेटा टाइम सीरीज इस्तेमाल हो रहा है तो फिर ये मॉडल भी कौन से कहलाएंगे, ये टाइम सीरीज मॉडल कहलाएंगे। आगे चलते हैं जी थोड़ा। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ये थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। चलिए लिमिटेशन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कैलकुलेशन करना सीख लेते हैं। कैसे की कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। तीन चीजें यानी कि लास्ट पीरियड की फोरकास्ट डिमांड, लास्ट पीरियड की एक्चुअल डिमांड और स्मूथिंग कांस्टेंट यानी कि अल्फा की वैल्यू। अच्छा, लास्ट पीरियड का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर मैं जो है आठवें मंथ की मैं डिमांड को फोरकास्ट कर रहा हूँ, तो उससे जो पिछला मंथ होगा यानी कि सातवें मंथ की मेरे पास एक्चुअल डिमांड और फोरकास्टेड डिमांड दोनों मौजूद होनी चाहिए। जिस पर्टिकुलर मंथ को या पीरियड को आप फोरकास्ट करना चाह रहे हैं उससे पिछले पीरियड का डेटा होना चाहिए सिर्फ हमारे पास, लेकिन उससे पिछले पीरियड के दोनों ऑब्जर्वेशन मौजूद होने चाहिए, यानी कि उससे पिछले पीरियड की एक्चुअल डिमांड कितनी थी और उससे पिछले पीरियड की फोरकास्टेड डिमांड कितनी थी, ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या पता होनी चाहिए हमें, स्मूथिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर अल्फा। अल्फा की डेफिनेशन क्या है, अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 से लन के दरमियान में लाई कर रही होती है। अब जितनी ज्यादा 1 के करीब वैल्यू होगी ना, उतनी ही ज्यादा हम रीसेंट ऑब्जर्वेशन को ज्यादा वेटेज दे रहे होंगे, और जितनी ज्यादा कम वैल्यू होगी उसमें हम प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो भी फोरकास्ट करने वाला है ये अल्फा को चूज करता है। लेकिन जब हम बेसिकली हम क्योंकि अभी एकेडमिक पढ़ रहे हैं, तो जब भी हम एक्सपोनेंशियल का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें हमें अल्फा वो दे देता है, ठीक है। फार्मूला है इसका, न्यू फोरकास्ट इज इक्वल टू लास्ट पीरियड फोरकास्ट प्लस अल्फा इनटू लास्ट पीरियड डिमांड माइनस लास्ट पीरियड फोरकास्टेड डिमांड, ठीक है जी। न्यू फोरकास्ट यानी कि अगर ये 10 पीरियड है मिसाल के तौर पे, हम न्यू फोरकास्ट हमारा पीरियड कौन सा है 10, यानी कि 9 में हम बैठे हुए और 10 को फोरकास्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो 10 पीरियड की फोरकास्ट हम कर रहे हैं, तो लास्ट पीरियड फोरकास्ट का मतलब ये है कि लास्ट 9 पीरियड की एक्चुअल डिमांड आ गई प्लस अल्फा की वैल्यू जो गिवन होगी वो हम यहाँ रख देंगे, लास्ट पीरियड की एक्चुअल डिमांड और लास्ट पीरियड की फोरकास्टेड डिमांड ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज आ जाएंगी। आइए थोड़ा सा इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें डेटा गिवन है, कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है हमें यहाँ पे, एक्चुअल डिमांड और फोरकास्टेड डिमांड कहाँ तक गिवन है जी, 11 पीरियड तक गिवन है। अब हमने फोरकास्ट करना है किसको, 12 पीरियड को। अब 12 के लिए बेस ईयर कौन सा बनेगा, बेस पीरियड 11 बनेगा, सिर्फ हमें 11 का डेटा चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में जो है हम सिर्फ जिस पीरियड को हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं उससे प्रीवियस पीरियड को लेते हैं, उससे मजीद प्रीवियस को नहीं लेते, ठीक है। और यही वजह है कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड जो है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये इसकी लिमिटेशन है। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में इस्तेमाल करेंगे इसको, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम किसको फोरकास्ट करने जा रहे हैं जी, 12 पीरियड को फोरकास्ट करने जा रहे हैं। अल्फा कितना है हमारे पास, 0.328, ठीक है जी। क्या क्या चीजें चाहिए होती थी हमें, थोड़ा प्रीवियस स्लाइड पे वापस आता हूँ। हमें अगर अभी हमारे पास पीरियड कौन सा है 12, यानी कि 12 को फोरकास्ट करना है। अब 12 को फोरकास्ट करने के लिए तीन चीजें चाहिए, यानी कि 11th मंथ की हमें फोरकास्टेड डिमांड चाहिए, 11th पीरियड की हमें एक्चुअल डिमांड चाहिए और हमें स्मूथिंग कांस्टेंट चाहिए, ठीक है जी। तो हम 8 पीरियड 11 12 को फोरकास्ट करने जा रहे हैं, तो 11 पीरियड की एक्चुअल डिमांड ये रही जो कि 40 है, और 11 पीरियड की जो फोरकास्टेड डिमांड है वो ये रही जो कि 47.31 है, और अल्फा जो है वो 0.328 है, यानी कि तीनों जो रिक्वायरमेंट है मेरी पूरी हो रही है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर जो फोरकास्ट डिमांड है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब जी ये जो फार्मूला था हमारे पास न्यू फोरकास्ट जो कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का था, इसके तहत में अब 11-12 पीरियड को मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले जो है हमारे पास
जो लास्ट पीरियड की फोरकास्टेड डिमांड यानी कि ये 12 है तो 11 पीरियड की फोरकास्टेड डिमांड कितनी आ गई 47.31 प्लस अल्फा की वैल्यू आ गई 0.328 ब्रैकेट लास्ट पीरियड की एक्चुअल डिमांड जो कि कितनी थी 40 माइनस लास्ट पीरियड की फोरकास्टेड डिमांड जो कि कितनी थी 47.31। इनको पूरा को सॉल्व करने के बाद 44.91 ये फोरकास्टेड डिमांड हमारे पास आ गई कौन से पीरियड की, हमारे पास ये आ गई 9 पीरियड की। अच्छा जी, अब ये भी एक मेथड होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग जो कि टाइम सीरीज मॉडल कहलाता है। ठीक है जी, टाइम सीरीज मॉडल में ये आएगा क्योंकि डेटा कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी टाइम सीरीज डेटा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अब याद हो आपको कि मैंने पिछले लेक्चर में एक बात की थी कि हम कोई भी चीज़ जब फोरकास्ट कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ चाहे वो डिमांड हो, वेदर हो, जो है फ्यूचर कंडीशंस हो, फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस हो, फोरकास्ट, तो हम उसके प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एक्चुअली वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, इसका मतलब फोरकास्टिंग गलत भी हो सकती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी फोरकास्ट करेंगे तो हमें मार्जिनल ऑफ एरर को कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा, वरना आपके डिसीजंस रॉन्ग हो सकते हैं। तो मार्जिनल ऑफ एरर भी फिर हम फोरकास्टिंग के अंदर कैलकुलेट करते हैं। मार्जिनल ऑफ एरर को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक मेथड आपकी स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहा है जो कि है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को की निकालने का तरीकेकार क्या होता है, सम ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड। कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, आ जाएंगे। अब हमारे पास 5, 7 से लेकर 11 तक पीरियड ऐसे हैं जिसकी हमारे पास एक्चुअल डिमांड और फोरकास्टेड डिमांड है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया कि एक्चुअल डिमांड में से फोरकास्टेड डिमांड को माइनस किया तो हमारे पास एरर आ गया। यानी कि पहला जो 7 पीरियड है इसमें से एक्चुअल डिमांड 48 थी और फोरकास्टेड डिमांड 52.69 थी। एक्चुअल में से फोरकास्टेड को माइनस किया तो मेरे पास एरर आ रहा है -4.69। ठीक है जी, और फिर जैसे 8 पीरियड के अंदर भी हमने ऐसे ही किया, फोरकास्टेड में से हमने 45 में से 48.97 को माइनस किया तो हमारे पास 3.97 आ गया। ठीक है, तो तमाम वैल्यूज का हमने क्या निकाल लिया, एरर निकाल लिया। अब इसमें कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, कुछ वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ जगहों पे एक्चुअल डिमांड फोरकास्टेड से ज़्यादा थी, कुछ जगहों पे फोरकास्टेड डिमांड एक्चुअल डिमांड से ज़्यादा थी। इस वजह से कुछ वैल्यूज माइनस में आ रही हैं, कुछ वैल्यू प्लस में आ रही हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट एरर ले लेना है आगे। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये है कि सिर्फ वैल्यूज लेंगे लेकिन माइनस का साइन इग्नोर कर देंगे, क्योंकि एरर एरर ही है। चाहे डिमांड फोरकास्ट से कम हो या ज़्यादा हो, दोनों सूरों में वो कहलाएगा एरर ही, वो कहलाएगी डेविएशन ही। चाहे मैं अपनी डिमांड से कम फोरकास्ट कर रहा हूँ तो भी मैं गलत कर रहा हूँ, और अगर मैं अपनी डिमांड से ज़्यादा फोरकास्ट कर रहा हूँ तो भी मैं गलत कर रहा हूँ। कहलाएगी वो दोनों सूरतों में एरर ही, तो डेविएशन ही कहलाएगी दोनों सूरतों में। तो अब मैंने क्या कर लिया, मैंने माइनस का साइन इग्नोर करके मैंने ओवरऑल डेविएशन देख ली, क्या डेविएशन कितनी आ रही है। ठीक है, मैंने ओवरऑल साइन यहाँ पे मैंने इग्नोर कर दिया, एब्सोल्यूट एरर मैंने निकाल लिया। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये है कि तमाम वैल्यूज क्या ली जाएंगी, पॉजिटिव लिए जाएंगे। एरर को ही वैल्यूज को मैंने रिपीट कर दिया एब्सोल्यूट एरर के अंदर, लेकिन माइनस के साइन के साथ हमने नहीं लिखा। अब हमने क्या किया कि इसका हमने सम ले लिया जो कि 16.96 आ रहा है। ठीक है, ये सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर को नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड कर देना है। सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर था 16.96 और नंबर ऑफ पीरियड कितने थे हमारे पास 10, तो 3.39 आपके पास मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आ रहा है। मतलब क्या है इसका, ये बता रहा है कि पिछले 5 पीरियड के अंदर आप जो डिमांड फोरकास्ट कर रहे थे उसमें आप अपनी एक्चुअल डिमांड से अप्रोक्स 3.39 यूनिट्स, या जो भी अगर ये यूनिट डॉलर में है या ये यूनिट्स में अगर कंसिडर कर लेते हैं कि तमाम वैल्यू यूनिट्स में है, तो 3.34 यूनिट्स आप अपनी एक्चुअल डिमांड से डेविएट कर जाते हैं। यानी कि जो आपकी फोरकास्टेड डिमांड है वो एवरेजली 3.4 वैल्यू वो अपनी एक्चुअल डिमांड से डेविएट कर जाती है। अब इसको निकालने का मकसद क्या है, प्लानिंग में ये कहाँ शामिल होगी, हम सप्लाई चेन पढ़ लें, हम ऑपरेशंस पढ़ लें।
तो भाई देखें, बात सारी ये है कि मैं इन्वेंट्री प्लान कर रहा हूँ, मैं लेबर प्लान कर रहा हूँ, मैं सारे एलिमेंट प्लान कर रहा हूँ, वो सारे एलिमेंट क्लेम करते हुए मुझे इस डेविएशन को कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा कि भाई अगर मिसाल के तौर पे मेरी फोरकास्टेड डिमांड अगर 40 है, तो ये डेविएट करके 3 इसमें ऐड भी हो सकता है, 3 माइनस भी हो सकता है। तो मैं इसको इतनी एडजस्टमेंट मैं इसमें रख सकता हूँ कि कभी अगर बढ़ गई तो मैं तकरीबन 4 यूनिट में बढ़ा भी सकता हूँ और 4 यूनिट में कम भी कर सकता हूँ। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है मुझे अपनी ऑपरेशंस के अंदर लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहलाता है एरर निकालने का तरीका, यानी कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ये कहलाता है। ठीक है जी, मीन स्क्वायर्ड एब्सोल्यूट डेविएशन ये अप्लाई नहीं होता, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ तक जो है हमने क्या पढ़ लिया जी, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग हमने यहाँ पे पढ़ लिया। और यहाँ तक हम रखते हैं इस लेक्चर को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग इज लेंथी टॉपिक है ना, तो ये तकरीबन 3 वीडियोस के ऊपर या 4 वीडियोस के ऊपर ये आएगा। ठीक है, अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे जो है अभी हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव मॉडलिंग, यानी कि वहाँ पे हम देखेंगे रेगुलेशन के थ्रू हम कैसे निकालते हैं फोरकास्टेड डिमांड को। फिर हम देखेंगे कि सीजनल वेरिएशन जहाँ पर आ रही होती है वहाँ पे हम डिमांड को फिर कैसे फोरकास्ट करते हैं। कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड सीजनल पैटर्न के अंदर होती है, यानी कि सर्दियों में ज़्यादा बिकेगी, गर्मियों में कम बिकेगी, या महीने के अलग अलग जो 12 पीरियड मंथ हैं महीने में, हर 12 मंथ के अंदर उसकी डिमांड डेविएट कर जाती है एक दूसरे महीने में। तो उस ऐसी सूरत हाल के अंदर हम कैसे डिमांड को फोरकास्ट करेंगे ये भी हम देखेंगे। सीजन इंडेक्स कैसे निकलता है ये भी देखेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जितनी भी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर इसको हम सॉफ्टवेयर पे करना चाहें तो ये हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ना समझ में आए, कोई पे कंफ्यूजिंग हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप का कोई क्यूरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल जो है वीडियोस में गिवन है आपको। ठीक है, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों को जितने भी लेक्चर्स होंगे उसका मैं मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया करूँगा, यानी कि जो स्लाइड्स हैं और जो मटेरियल है, जो बुक्स हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाया करेंगी इंशाल्लाह। तो अब इंशाल्लाह हम जो आगे मूव ऑन करेंगे उसके अंदर हम थोड़ी सी और एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे। और दूसरी फिर आपसे मेरी रिक्वेस्ट हुई है कि आप ये जो एकेडमिक गुरु है इसको अगर आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, तो हर आने वाली वीडियो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये आप ही के लिए बेनिफिट्स है। देखें, हम यहाँ पर आपके लिए जो ये लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए टारगेट है जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं या एमएस एमफिल कर रहे हैं, सप्लाई स्पेशलाइजेशन जिसकी सप्लाई चेन है, तो उनके लिए हमारी टारगेट मार्केट है। ये हम उनके लिए तैयार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ये इंशाल्लाह ये कोर्स प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एडवांस टेक्निक्स के साथ।